डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संभल के शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई। फरार गैंगस्टर शारिक साठा की अवैध संपत्ति की कुर्की के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। दावोस में सीआईआई के आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बैठक में झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण किया प्रस्तुत। लखनऊ में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन। समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने कहा, लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त। उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में गिरा ट्रेनी विमान के दोनों पायलट सुरक्षित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां संभल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड और फरार गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक साठा की अवैध संपत्ति की कुर्की की है। सुबह से ही 5 थानों नखासा, रायसत्ती, संभल, कोतवाली, हयातनगर और एएसटीयू की 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम शारिक साठा ने नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया में स्थित घर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने कुर्की की प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी की थी और इलाके में डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक सूचना कराई गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह, असमोली सीओ कुलदीप कुमार, तहसीलदार संभल धीरेन्द्र कुमार सिंह, लेखपाल ज्ञानेश कुमार, राहुल कुमार धारीवाला समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है, जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह एक साल में 300 से अधिक लग्जरी गाड़ियां चोरी कराता था। फिलहाल वह दुबई में बैठकर अपराध का नेटवर्क चला रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार संभल धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि फरार अभियुक्त के मकान को आइडेंटिफाई करके मकान की कुर्की की कार्यवाही की गई है। जनपद की फोर्स और राजस्व विभाग की टीम ने कुर्की की कार्यवाही की है। संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर को उनके पद से हटाकर सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया है। उन्हें सीजेएम से सिविल जज सीनियर डिवीजन का पद दिया गया है। यह तबादला सीओ अनुज चौधरी सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद हुआ है। इसी क्रम में सीतापुर की सीजेएम राजेंद्र कुमार सिंह को इसी पद पर कन्नौज स्थानांतरित किया गया है। इस फेरबदल में इसी तरह के 8 अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं वह हमारी शोभा है। सनातन धर्म की परंपरा कोई तोड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा। आपके पास ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। अगर एक अधिकारी शंकराचार्य जी से पूछेगा आपका सर्टिफिकेट क्या है, तो इससे बड़ा हमारे सनातन धर्म का अपमान कोई नहीं है। हम लोग शंकराचार्य जी और साधु संतों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं ये हमारी शोभा हैं और जब इतने बड़े आयोजन हों स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए,
वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं और जनता सपा सरकार के समय की अराजकता नहीं भूली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में बहन बेटियां दहशत में रहती थीं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि मौजूदा सरकार में कानून का राज है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसकी गूंज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देती है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि प्रदेश की जनता विकास, सुरक्षा और सुशासन के साथ खड़ी है और सपा की राजनीति को नकार चुकी है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। एसटीएफ की टीम अब यूनिवर्सिटी के संबंधित विभागों में गहन छानबीन कर रही है। एसटीएफ इस मामले में विभाग के अफसरों और कर्मचारियों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ ने पैथोलॉजी विभाग और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। इन दोनों विभागों के डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबरों व अन्य डिटेल्स को भी एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनसे बयान दर्ज कराकर मामले की हर परत को खोलने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के आगरा कनेक्शन को भी बारीकी से खंगाल रही है। आगरा में डॉक्टर रमीज के पुराने सहयोगी और वहां से संचालित होने वाले व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एसटीएफ इस ग्रुप के एडमिन और अन्य सदस्यों की पहचान कर उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। यह ग्रुप कथित तौर पर मेडिकल छात्रों के बीच धार्मिक गतिविधियों और संभावित नेटवर्क को बढ़ावा देने से जुड़ा माना जा रहा है। लखनऊ में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की कार्य योजना का भी एक महत्वपूर्ण मंच होती है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है? न्याय, समता और बंधुता, संविधान की ये 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियमों के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है और जाना है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सीआईआई द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य रूप से हिस्सा लेते हुए झारखंड के सतत और समावेशी विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया। तो वहीं बैठक में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि झारखंड केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक राज्य नहीं बनना चाहता, बल्कि मूल्य संवर्धन, टिकाऊ औद्योगिकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उन पहलों का उल्लेख किया जिनके माध्यम से खनिज आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैठक में उनके द्वारा आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान झारखंड सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने अपने महिला केंद्रित विकास दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। दरअसल इस वैश्विक मंच पर झारखंड विधानसभा की सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास समिति के अध्यक्ष के तौर पर कल्पना मुर्मू सोरेन ने हिस्सा लेते हुए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महिला आधारिकता वर्टिकल के सहयोग से आयोजित उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में राज्य के विकास मॉडल की ताकत को रेखांकित करते हुए अपनी बात रखी। आपको बता दें कि इस अवसर पर अपने संबोधन में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल उनकी आदिवासी और स्वदेशी परंपराओं से प्रेरित है। यहाँ जल, जंगल और जमीन के साथ संबंध केवल संसाधन उपयोग तक सीमित नहीं बल्कि संरक्षण और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बना रहे और विकास स्थानीय मूल्यों से जुड़ा हो। इसके अलावा मौके की कई तस्वीरें विधायक ने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव अलग अलग लड़े हों, लेकिन सत्ता महायुति की ही बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में महायुति की सरकार गठित की जाएगी और भाजपा के सहयोग से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मनसे की भी विकास के लिए साथ आने की भूमिका है। मनसे नेता राजू पाटिल उनके व्यक्तिगत मित्र हैं और विकास के लिए सभी का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि मनसे की ओर से शिवसेना महायुति को समर्थन दिया गया है। सपा सत्ता स्थापना से जुड़े सभी अधिकार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास हैं। जल्द ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के साथ शिंदे साहब की बैठक होने की संभावना है, जिसमें महापौर, उपम महापौर और सभापति पदों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। कुछ नगर सेवकों की उपलब्धता को लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी देना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याण डोंबिवली के साथ साथ उल्लासनगर में भी महायुति की ही सत्ता बनेगी। भाजपा को अलग रखकर सत्ता बनाने का कोई सवाल नहीं है। भाजपा, शिवसेना और मनसे मिलकर सरकार बनाएंगे। उल्लासनगर में शिवसेना, भाजपा, वंचित और अपक्ष के सहयोगी से सत्ता गठन होगा। सभी दल एक साथ आएंगे तो विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। सत्ता में स्थिरता रहेगी और भविष्य में विकास के नाम पर वास्तविक विकास किया जाएगा। जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को समय हड़कंप मच गया जब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में गिर गया। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में हुआ, जहां अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों ने बताया कि विमान उड़ान भरते समय सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आकर तालाब में गिर पड़ा। हादसे की आवाज सुनकर सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रो लाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाब नुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग ध्रुवतापुर हैं, उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऊपर से हम लोग जहाज देख भी रहे थे और नाचते हुए आ रहा था, तो बहुत तेज आवाज हुई और वो पीछे की ओर जाके गिरा वहां पे। और वहां पे जब गिरा तो स्थानीय 2 यहाँ से अपने भाई ही है, एक का नाम प्रियांशु है, एक का नाम अजीत है। दोनों अपने भाई जो है यहाँ से कूदे और वहां से भी 2 साथी अपने कूदे थे और मौके पे वहां पहुंच के वहां पे 2 यात्री उसमें सवार थे जिनको सकुशल उनकी जान बचाई गई और उनको उधर ही तरफ से निकाला गया। मौका वारदात पे मैंने एसीपी राजू भाई को भी फोन किया, राजू भाई भी आए और जसटाउन थाना प्रभारी योगेश भाई भी आए। फिलहाल खुशी की बात यह है कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, बहुत बड़ा हादसा बच गया।
और चूंकि अब आप ये देख सकते हैं ये दलदल है, ये कायस पाठशाला के अंतर्गत की जमीन है, तो पानी में चूंकि चॉपर गिरा तो ब्लास्ट होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो गई। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर है जो आर्मी का है, वो ऊपर हमारे राउंड कर रहा है और मैं अपने कॉलेज में बैठी कुछ काम कर रही थी तो हमें अचानक से एक शू की आवाज आई। तो यहाँ पे ये भी थे भारती भैया, वेगे भारती और ये वाले भी भैया थे अभिनव श्रीवास्तव। हम दोनों ने बात करी कि अचानक से कुछ आवाज आई तो पता चला कि कुछ ही देर में बस पता चला कि कोई चॉपर है वो पानी में गिर गया। बट शुक्र है कि हाँ यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है। उन दोनों भी जो भी उसमें व्यक्ति थे उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही अच्छे से उन्हें निकाल लिया गया है। यहाँ पे आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की रिश्तेदार प्रियंका त्रिवेदी के प्री होम होम्योपैथिक क्लिनिक पर घंटों छापेमारी की। जानकारी के अनुसार रांची के अशोक नगर में स्थित इस क्लिनिक में छापेमारी के दौरान एसीबी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। दरअसल इस क्लिनिक के संचालक के तौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड में विनय चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी का नाम दर्ज बताया जा रहा है, लेकिन एसीबी के मुताबिक इसका वास्तविक संचालन प्रियंका त्रिवेदी की करती है। वहीं इससे पहले एसीबी ने प्रियंका त्रिवेदी से पूरे मामले में पूछताछ भी कर चुकी है और इसी दौरान इस क्लिनिक से जुड़े लेन देन और निवेश की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा एसीबी को यह शक है कि क्लिनिक से जब्त दस्तावेजों की जांच में शेल कंपनियों और बेनामी निवेश से जुड़े अहम सबूत सामने आ सकते हैं। साथ ही एजेंसी को यह भी शक है कि भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन को क्लिनिक और इससे जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से निवेश कर सफेद किया गया। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्रा संचिता ससुर एसएन त्रिवेदी, साला शिपित त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह और उनकी पत्नी सुनंदा सिंह को भी आरोपी बनाया गया। होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले की गृह विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है। घोटाले का आरोप डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव पर है। आरोप है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 1 करोड़ रुपए का वर्दी व अन्य सामान 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। कमांडेंट जनरल पीवीके प्रसाद ने विभागीय जांच कराने के बाद श्रीवास्तव की बर्खास्तगी और उनसे 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की संस्तुति की थी और करते हुए शासन को लिखा था। गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इस मामले में 15 दिन पहले कमांडेंट जनरल होमगार्ड का पत्र मिला था। इसमें बताया गया कि अमिताभ श्रीवास्तव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितताएं की हैं। इस मामले की जांच के लिए शासन स्तर के अधिकारियों की टीम बनाई गई है। आरोप है कि जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए की वर्दी 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने तथा उन्हें विनियमित करने संबंधित झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 पर मंगलवार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। विधि विभाग द्वारा इसे गजट में अधिसूचित किए जाने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा तथा इसके प्राविधान लागू हो जाएंगे। इस कानून के तहत राज्य में बिना निबंधन कोई कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होगा। साथ ही उन्हें इस कानून का सख्ती से अनुपालन करना होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध पहली बार 5 लाख रुपए तथा दूसरी बार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बार बार निर्देश के बाद भी प्राविधानों के अनुपालन नहीं करने पर उनका पंजीकरण रद्द करने तथा उन्हें काली सूची में भी डाला जा सकेगा। पंजाब में किसानों और मजदूरों के मुद्दों को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह एक डरी हुई सरकार है जो सवाल पूछने वाले किसान और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करके अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम शांति से पुलिस से सवाल करने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने पहले ही गिरफ्तारियां करके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल दिया।
सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि सरकार वादा करती रही कि पंजाब को नशा मुक्त, बेरोजगारी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने शंभू में किसानों पर हुए अत्याचार के लिए केंद्र और पंजाब सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की अपनी धमकियों को दोहराते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और ग्रीनलैंड अनिवार्य है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि वे ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए कितना आगे जाने को तैयार हैं और उन्होंने जवाब दिया, आप पता लगा लेंगे। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि एक नियमों के बिना दुनिया की ओर बढ़ने का खतरा है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि पुराना आदेश वापस नहीं आ रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने दावों को सही ठहराते हुए कहा कि यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन है। दूसरी ओर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं ने कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और वे अमेरिकी नियंत्रण में नहीं जाना चाहते। इस मुद्दे पर यूरोपीय संघ ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे ग्रीनलैंड पर अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और अमेरिकी धमकियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।